हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति का समीकरण क्या बताता है? जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है तो उनके डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच एक रिलेशन बताता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें वेलोसिटी होगा और गति के दौरान वह कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, कुछ दूरी भी तय करेगा, उसमें कुछ त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो इन सारे पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन को बताने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग किया जाता है, गति के समीकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने गति और गति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सटीक तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो मैं एक कार बना लेता हूँ। इस तरीके से एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है और इस कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इसका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यह t टाइम तक ट्रेवल कर रहा है, t समय तक ट्रेवल कर रहा है, t समय तक यह चल रहा है और t समय तक चलने के बाद इस कार की पोजीशन चेंज हो जाती है और कार यहाँ पे आ जाता है, कार यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि आफ्टर टाइम t इसका वेग क्या हो जाता है? इसका वेग v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है और इसका वेग u से v होने तक इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि s दूरी या विस्थापन तय किया और इस दूरी या विस्थापन तय करने के दौरान इसमें त्वरण a उत्पन्न हुआ, इसमें त्वरण a उत्पन्न हुआ। तो इन सारे पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, गति के तीन समीकरण होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेखीय गति, एक सरल रेखीय गति करती है तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो u क्या है? u प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय, v क्या है? अंतिम वेग, s चली गई दूरी या विस्थापन और a इस गति के दौरान उत्पन्न त्वरण, ठीक है। ये तीन हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या हम लोग देख रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी वस्तु गतिमान है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत, मोशन अंडर ग्रेविटी के अधीन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी दो प्रकार से गति कर सकती है। कैसे? या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। दोनों केस में ग्रेविटेशन वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगा। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो हम लोग फर्स्ट इसमें देखते हैं, हम लोग फर्स्ट देखते हैं जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरे, नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर गिरती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगी, सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट h हाइट पे है और h हाइट से नीचे की ओर गिर रही है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखो उस इक्वेशन में फर्स्ट हमारा जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी,
यहाँ पे जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो इसका वेग में वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी, जिसके कारण इसमें उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा, उत्पन्न त्वरण पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरा हमारा हो जाएगा। अब देखो लीनियर मोशन में रेखीय गति में हम लोग चली गई दूरी को s लेते हैं, लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है यानी कि एक हाइट को ट्रेवल कर रही है, हाइट को ट्रेवल करने के बाद वस्तु नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. So these are the equation of motion under gravity when object is downfall, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो इस केस में हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नोट करना है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो g का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेग में वृद्धि होती है, वेलोसिटी में वृद्धि होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है। अब वस्तु क्या है? नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी। तो जब वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसके वेग में कमी आती है। तो जब वेग में कमी आएगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जी हमारा क्या होगा? माइनस होगा, निगेटिव होगा। जब जी निगेटिव में होगा तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? इस केस में होगा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एंड सेकेंड हमारा होगा h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये तीन इक्वेशन होंगे जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा। ठीक, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा? फर्स्ट टर्म देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है, यानी कि कोई वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराई जाएगी, तो उस कंडीशन में प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। यानी कि जब वस्तु ऊपर से विरामावस्था से गिरती है तो u इक्वल्स टू 0। जैसे सपोज करो यही मार्कर है, ये विरामावस्था में है, इसको हम लोग छोड़ेंगे तो रेस्ट से गिर रहा है ना, विराम की अवस्था से गिर रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। तो वही मैंने बताया, जब वस्तु ऊपर से विरामावस्था से गिरती है तो इसका u क्या होता है? प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो v इक्वल्स टू 0। अब देखो वस्तु के इसी मार्कर को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम स्थिति में जहां पे पहुंचेगा वहां पे रुक जाएगा। वहां पे क्यों रुकेगा? क्योंकि उसका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होगा। इतनी बातें क्लियर है? तो ये होगा जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, और ये फॉर्मूला होगा जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। ओके, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखते हैं कि किसी भी मोशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस प्रकार का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है,
एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको कैसे क्या मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे क्या रहेगा, दो एक्सिस हम लोग लेंगे, इस पे होगा एक्स एक्सिस और इस पे होगा हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या हम लोग लेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसमें हम लोग विस्थापन लेंगे, इसमें हम लोग समय लेंगे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट एक नियत वेग से गति कर रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या है, एक सीधी रेखा जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि यह कोई वस्तु है जो कि एक समान वेग से गति कर रही है, एक समान स्पीड से गति कर रही है, जिसके लिए क्या है, ये थीटा एंगल पे इसका एक ग्राफ बना है, ये θ1 है। एक दूसरा ग्राफ हमें इसमें बनाते हैं, ये P है और एक Q है, और इसके लिए θ2 है। और एक तीसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं R, और यहाँ पे θ3 है। ठीक है, तो पहला इसमें पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, हमको वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी मिलता है। और वेलोसिटी कैसे मिलता है, जो इसका स्लोप है ना, वह स्लोप ही हमारा बताता है वेलोसिटी को। यानी कि वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे आप, अगर हम लोग θ1 के लिए लिखें tan θ1, तो tan θ1 अगर हम किसी पॉइंट पे ले लें, चलो इस पॉइंट पे अगर हम लोग ले लेते हैं tan θ1, तो tan θ1 क्या होगा, ये टाइम t1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट ग्राफ के लिए देखो क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा s1, तो tan θ1 क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा s1/t1। उसी तरीके से tan θ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s2/t2। यहाँ पे अगर हम ले लें इसके लिए, तो टाइम हो जाएगा t2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s2। इसके लिए हम अगर ले लें इसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा t3, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s3। तो tan θ1 इक्वल्स टू s1/t1, tan θ2 इक्वल्स टू s2/t2, और tan θ3 इक्वल टू s3/t3। तो अगर इस स्लोप से हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको मिल रहा है θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 सबसे ज़्यादा है, उससे कम θ2 है, θ3 सबसे ज़्यादा है, फिर θ2 उससे कम, फिर θ1 उससे ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, इस ग्राफ से पूछेगा कि कौन सा ग्राफ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी देगा, यानी कि किस ग्राफ में वस्तु सबसे ज़्यादा स्पीड में, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी में होगा, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ बताएगा, उसके लिए ग्राफ R बताएगा, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, θ3 है। तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको मिलता है वेलोसिटी या स्पीड, और जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो ग्राफ बनता है, एक तो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारा होगा टाइम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करना है तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये क्या है, ए पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, यही क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इस केस में एक्सेलरेशन त्वरण कितना होगा, इस केस में त्वरण हमारा 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। बात क्लियर है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और जो ग्राफ बनेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल में बनेगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा अगर एक्सेलरेटेड हो, यानी कि एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या होगा, टाइम होगा,
और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी होगा, यानी कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछे तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूछे तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, टाइम एक्सेस के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।